हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारत में शासन चलाया जा रहा था उसको देखा, जो कि स्टार्ट हुआ था 1783 से। और वो 1773 से स्टार्ट हुआ था और वो चला 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था वो लास्ट था इस सीरीज में। जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रूल बना रही थी और उन रूल के तहत यहाँ पर शासन चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना? तो आज अपन देखेंगे कि जो क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1857 का, जो 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन नहीं चल पाएगा इंडिया का। और उन्होंने बोल दिया कि अब सीधे वो डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया में। तो आइए आज से अपन देखेंगे कि क्राउन रूल जो है इंडिया में वो कैसे चला। जो कि चला कब से? 1858 में पहली बार आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद 1947 जब भारत को आज़ादी मिली, तब तक ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का जो ताज है, उसने डायरेक्ट रूल किया इंडिया में। तो ताज के शासन में 1858 से तीन तरह के एक्ट आए। पहला आया भारत शासन अधिनियम 1858 में। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, वो तीन आए। एक आया 1861 में, दूसरा आया 1892 में और तीसरा आया 1909 में। फिर उसके बाद वापस से भारत शासन अधिनियम चालू हो गए, जिनमें पहला आया 1919 में और फिर दूसरा आया 1935 में। तो आइए आज अपन एक एक करके करेंगे। जहाँ तक है 1909 वाले एक्ट तक आज अपन कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। उसके पहले क्या हुआ? 1857 में क्रांति हुई। 1857 की क्रांति ने ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसको पूरी तरह से हिला के रख दिया। और उन्होंने ये डिसाइड उनको ये पता चल गया कि जो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे शासन करती रही तो इंडिया की सत्ता उनके पास ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। क्योंकि इंडियंस कहीं न कहीं ये फ़ील कर रहे थे कि ब्रिटिश ब्रिटेन की जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग शासन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ये बात पता चल गई थी। तो इसलिए वो क्या चाहते थे, कहीं न कहीं वो खुद का एक ऐसा सेंटिमेंट डेवलप होने लगा था कि वो स्वराज्य की ओर बढ़ने लगे। हालाँकि अभी स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बाद में आएगा, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये तो पता चल गया था कि वो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो फिर उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो संसद है वो। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था इंडिया में उसको समाप्त कर देती है। तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे अपने यहाँ तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहा जाता है, लेकिन जो अ, अंग्रेज ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी उन्होंने इसको सिपाही म्यूटिनी कहा। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि वो अलग तरीके से इसको देखते हैं। तो भारत के शासन को अच्छा शासन बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी कहा, मतलब क्या है कि इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते हैं। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड स्टैनले ने। लॉर्ड स्टैनले कौन थे? जो अपन ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी थी वो सारे मतलब एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप हैं। तो उसके प्रेसिडेंट थे। अब जब 1858 का अधिनियम लाने से पहले उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस बिल का नाम था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। ये हैं अपने लॉर्ड स्टैनले। ये व्यक्ति थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये वाला अधिनियम, भारत का शासन अधिनियम। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है? तो अधिनियम ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को शायद मैंने पिछले ही उसमें बताया था उसका एग्जिस्टेंस बना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1600 में जो चार्टर्ड आया था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसको 1858 के अधिनियम ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है?
तो और उसके क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी, मतलब सारी चीज़ें किसको हैंड ओवर कर दी, ब्रिटिश क्राउन को हैंड ओवर कर दी। तो अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं क्या थी। इसके तहत भारत का शासन धीरे धीरे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। वह यानी वाइसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय बने। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरण होकर सीधे किसके पास, महारानी विक्टोरिया के हाथ में सत्ता चली गई। और उन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जीजीआई, हालांकि इसको अबॉलिश नहीं किया गया था, बस ये था कि एक वॉइस रॉय नाम का पद क्रिएट कर दिया गया था, वॉइस रॉय। और वो वॉइस रॉय क्या था, वॉइस रॉय यही गवर्नर जनरल था। एक ही व्यक्ति को दो पद मिलते थे, उस वही गवर्नर जनरल भी था, वही वॉइस रॉय भी था। और ये जो वॉइस रॉय का पद था, ये क्या था, ये भारत में ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। यानी कि वो जो ब्रिटिश ताज का जो भी आदेश होता था वो आके सीधे इंडिया में वही लागू करता था। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में द्वैस, हाँ फिर ये भी है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी इस एक्ट से समाप्त है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो नियंत्रण बोर्ड भी खत्म हो गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल हेड क्या होता है, जैसे अपने यहाँ दो तरह के हेड होते हैं, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट, यानी कि सरकार का प्रमुख और दूसरा राज्य का प्रमुख। तो राज्य का प्रमुख जो अपने यहाँ है ये सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, और नॉमिनल हेड कौन है, वो है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड क्यों है, क्योंकि उसमें नाम मात्र की शक्तियां हैं, सारे कार्य वो मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। और दूसरा जो ये गवर्नमेंट का हेड है ये है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, क्योंकि वो जो इसको सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद होती है उसका भी प्रमुख होता है ये। तो ऐसा ही सेम था भारत का राज्य सचिव, जो कि एक क्यों पॉलिटिकल हेड क्यों बोला गया उसको, क्योंकि वो ब्रिटिश की कैबिनेट जो थी, कैबिनेट जैसे अपने यहाँ कैबिनेट होती है उसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वैसे वहाँ की जो कैबिनेट थी उसका सदस्य था वो। और इलेक्टेड था वो एक जिसको सांसद बोलते हैं, सांसद था वो। तो नया पद क्रिएट कर दिया गया, राज्य भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। विभाग सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव। अब इसकी सहायता के लिए भी एक 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन कर दिया गया। अब ये काउंसिल जो थी उसको एडवाइस करती थी। इसमें वोटिंग वाला सिस्टम था, वोट करके ये निर्णय करेंगे कि क्या किया जाना है। फिर इस कानून के तहत भारत सचिव पद की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक निगमित निकाय थी और इसे भारत में इंग्लैंड। अब इसमें क्या था, सू एंड बीइंग सूड, इसका मतलब क्या होता है कि जो भारत का सचिव था, ठीक है ना, भारत का सचिव, ही वाज लाइक कि वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, तो वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है ना, तो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इससे जवाब मांग सकती थी। और इधर ये किससे जवाब मांगता था, ये जवाब मांगता था गवर्नर जनरल, जिसको बोलते हैं अपन वॉइस रॉय, नया पद जो था, उससे ये जवाब मांगता था। तो ये इसको सू कर सकता था, और इधर इंटर्न ये बीइंग सूड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इससे उत्तर मांग सकती थी। तो इस तरह से इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है ना। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में अब इसमें ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक बागडोर संभाल रही थी इंडिया के शासन की, तो उसको बदल के कहाँ पे भेज दिया गया, उसको बदल के भेज दिया गया महारानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश ताज पर भेज दिया गया।
तो इसके अलावा और क्या-क्या हुआ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी? अब मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद स्टैनले वाज़ लॉर्ड स्टैनले, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे। लॉर्ड स्टैनले अपने यहाँ के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है ना? फिर यहाँ पे एक और चीज़ थी कि लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसरॉय थे, ठीक है? ये दूसरी बात। फिर गवर्नर जनरल वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये गवर्नर जनरल जो था, जिसको वाइसरॉय बोलते थे, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जैसे आज क्या होता है, एक गवर्नर होता है स्टेट का, राज्यपाल बोलते हैं इसको। जैसे हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, वैसे ही गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश सरकार का रिप्रेजेंटेटिव था। बोलते हैं ना कि गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है जो गवर्नर होता है अपने स्टेट का। वैसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अपना वाइस रॉय या गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना कौन सा एक्ट, 1858 का भारत प्रशासन अधिनियम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हो गए अपने, ठीक है, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हो गए, सॉरी माफ करिएगा। अब अपने क्या हो गया, एक जो व्यवस्था थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, उसकी जगह पे ताज के पास शासन चला गया। अब बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की। एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार करने के लिए फिर भारत परिषद अधिनियम बनाए गए। भारत परिषद अधिनियम क्या थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, नहीं तो ये फिर से कोई ना कोई ऐसे विद्रोह करेंगे और हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। समझ में आ गया। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 92, 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है। इस अधिनियम को आगे देखेंगे, इससे पहले आप रिकॉल कर लीजिए कि 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया था, ICS। और कल मैंने बताया था 1863 में पहले भारतीय थे जो सिविल सर्वेंट बने थे, उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आइए अब 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसकी विशेषताएं देख लेते हैं अपन, उसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है। एक सेकेंड। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारतीय प्रतिनिधियों को किसमें शामिल किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में। अब कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से चालू हुई थी, 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर जिनको विधान परिषद कहते हैं, ऐड किए गए थे 1853 में, याद करिए। 1853 में 6 नए विधायी, जिनको विधान पार्षद पार्षद बोलते थे, वही उनमें और भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत करने की घोषणा की गई। और इस प्रकार वाइसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी मतलब नॉन ऑफिशियल, अभी तक क्या थे, सारे ऑफिशियल्स थे, वो ब्रिटिश सरकार के या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनको शामिल किया गया था कानून बनाने की प्रक्रिया में। लेकिन अब कुछ नॉन ऑफिशियल्स को भी शामिल करने की बात कही है। तो फिर 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, एक तो बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए विधान परिषद जो थी उसमें उनको मनोनीत यानी नॉमिनेट किया गया। फिर इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर, इसमें ये शायद ट्रांसलेशन है इंग्लिश वर्जन का, तो इसमें अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। 1773 में क्या था, 1773 में बंगाल के गवर्नर को बम्बई और मद्रास के गवर्नर के ऊपर बिठा दिया गया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो
उसके बाद फिर 1833 में क्या हुआ था, 1833 में इन मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनकी पूरी विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, पूरी तरह केंद्रीकृत कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। याद होगा अगर आपको तो। याद नहीं है तो रिकॉल करिए, रिकॉल नहीं है तो फिर से वापस जाके देखिए उस वीडियो को। तो फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे सारी शक्तियां केंद्रित कर दी गई थी। अब इस अधिनियम ने क्या किया कि वो सारी चीजें उलट दी, बोला कि वो अभी तक आप मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, अब नए सिरे से शुरू करेंगे अपन। और नए सिरे में क्या है कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर अधिनियम बना सकते हैं। ठीक है। फिर इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को ठीक है। फिर ये आगे चल के अपन देखेंगे जब फिर 1937 तक आके सारे जो प्रोविंसेस थी, सारे प्रांत थे, ऑटोनो उनको ऑटोनॉमस बना दिया गया था। इसे बाद में देखेंगे अपन। फिर बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान। अब इसमें एक और था कि जो गवर्नर, सॉरी गवर्नर बोल रहा हूँ, जो वॉइस रहा था या गवर्नर जनरल जो था, उसको भी शक्ति दी गई कि वो जो प्रोविंसेस थी, जो प्रांत थे, उनमें विधान परिषद का गठन कर सकता है। तो गवर्नर जनरल ने क्या किया, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अब पाकिस्तान में है, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसमें, और पंजाब में फिर इन सन में विधान परिषदों का गठन हो गया। फिर इसने वाइसरॉय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम बनाने और आदेश बनाने। अब इसमें क्या था कि जैसे अभी राष्ट्रपति को होता है कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस बना सकता है, मतलब कैसे प्रोसीजर चलेगा संसद का, उसको रूल बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। वैसे ही वाइसरॉय को अधिकार दिया गया कि कैसे विधान परिषद का कार्य चलेगा, उसको बना सकता है, वो रूल्स बना सकता है उसके लिए। इसके लिए इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई। अब इसमें क्या था, पोर्टफोलियो प्रणाली पहली बार पूछ सकता है कि पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब शुरू की गई, तो वो 1861 के अधिनियम के बाद पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब क्या है, इसमें जैसे भी अपने मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो ऐसे ही जो पोर्टफोलियो मतलब एक विशेष जो क्षेत्र का कार्य है किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत वाइसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। इसको पोर्टफोलियो व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है ना। फिर विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया था। अब वो डिपार्टमेंट जो है वो सीधे वाइसराय के साथ मिलकर अब कोई भी आदेश पारित कर सकता है, कोई भी नियम कायदा कानून बना देगा। फिर इसने वाइसरॉय को जैसा भी ये आपातकाल में काउंसिल की संस्तुत के अध्यादेश जारी करने। अब कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो ये ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश 6 महीने तक रहता है। तो ये वाला कहाँ से आया था, ये वाला आया था अपना इससे, किससे, इसी एक्ट 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही ये व्यवस्था लागू की गई थी कि अध्यादेश जारी किया जाएगा। तो इसके बाद इसके अलावा क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। अब इसमें अभी क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपन ने देखा है 1833 में एक लॉ मेंबर ऐड किया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे, दो काउंसिल थी ना, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी समिति, और दूसरी विधायी समिति, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। तो कार्यकारी समिति में एक सदस्य जोड़ा गया था लॉ मेंबर, याद करिए, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले 1837 में ऐड हुए थे, फिर 4 हो गए थे ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यानी कार्यकारी सदस्य 4 हो गए थे। फिर 1853 में 6 विधायी सदस्य जोड़े गए, वो अलग है, विधान परिषद में जोड़े गए। तो उन्हीं इसी परिषद में 4 लोगों में एक और 5वां मेंबर जोड़ दिया गया, इसको फाइनेंस मेंबर बोलते थे। फिर ऑथराइज्ड टू नॉमिनेट अ प्रेसिडेंट टू प्रेस। अब इसमें एक ये भी बात थी, अब काउंसिल की मीटिंग होती थी, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद 1853 वाले अधिनियम में आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय विधान परिषद को कौन, जो उसकी सिटिंग थी, उसकी मीटिंग थी, उसको हेड करना किसका काम था, वाइसरॉय का काम था। अब वो वाइसरॉय क्या कर सकता था, वाइसरॉय अगर वो एब्सेंट है तो अपनी जगह किसी और प्रेसिडेंट, जैसे अभी स्पीकर वगैरह होते हैं, तो वॉइस डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो वो एक प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता था, जो अगर वो एब्सेंट है तो उसकी जगह पे प्रिसाइड ओवर करेगा मीटिंग को। फिर ही हैड टू कम्युनिकेट ऑल द लॉज टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु कुड डिसअलाउ देम।
अब यहाँ पे ठीक है, इनको केंद्रीय विधान परिषद, राज्य विधान परिषद सब कुछ बना दिया गया है, सब इनको अधिकार दे दिए गए कि रूल बनाएंगे, नियम कायदा कानून कुछ भी बनाएंगे। लेकिन अंत में जो वाइसरॉय है ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएगा कि हमने ये नियम कायदे कानून बनाए हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर सकता है कि वो कैंसिल कर सकता है, बोलेगा कि नहीं भाई आपका ये अधिनियम मुझे मंजूर नहीं है, ये अधिनियम आप लागू नहीं कर सकते। या फिर कब बोलेगा कि हाँ बहुत बढ़िया आपने ये अधिनियम बनाया है, ये बहुत अच्छा है, हम इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये था कि वो उनको एसेंट दे, यानी कि स्वीकार करे या अस्वीकार करे ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन, मतलब ब्रिटिश ताज के बिहाफ में वो तो एसेंट देगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए आज इसको यहीं पे ख़त्म करके फिर अपन आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।